हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी यूपी बेसिस पे। दोस्तों, जो हमारी ये जो सीरीज चल रही थी कि हम बैक ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज ये दोस्तों हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हम यहाँ पे दोस्तों एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, 2019 का एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2019 में आया था, 2019 का एक क्वेश्चन है दोस्तों जीएस पेपर 1 का। ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों, 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड था। जैसा कि दोस्तों हम कहे हैं, हमने ये कहा है आपसे कि हम क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को बिल्डअप को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे बातें लिखी हैं दोस्तों। हम यहाँ पे आज ये जानेंगे समझेंगे कि 1857 का रिवोल्ट क्या है, क्या उसके कारण थे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने का ये मकसद है कि देखिए क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, ये बात तो सही है। कल अगर आपके सामने क्वेश्चंस अगर तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओ, अच्छे से लिख पाओ, अच्छे से समझ पाओ। मैंने आपसे कहा ना, आंसर राइटिंग तभी होती है दोस्तों जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, जब आपके पास एक बैकग्राउंड नॉलेज होगी ना, तभी आप आंसर को लिख पाओगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये हुई। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का ओरिजिन क्या था। देखिए दोस्तों, ये कहानी है, इसके पीछे की बैकग्राउंड है। आपने फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे का नाम सुना होगा। मंगल पांडे ने क्या किया था कि सबसे पहले विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद आप देखोगे दोस्तों कि 6 अप्रैल को उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। बहरमपुर की छावनी से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखोगे ये बहरमपुर की छावनी से 10 मई 1857 को जो सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश आर्मी में, उन्होंने मेरठ की छावनी में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद आप देखोगे दोस्तों कि नतीजा क्या होता है कि इस विद्रोह को थर्ड कैवेलरी मेरठ को, इसको जो है वो 11th और 12th कैवेलरी के भी मिलिट्री मेंस इन्फेंट्रीज जो अपने इंडियंस रहते हैं, सोल्जर्स, वो ज्वाइन करते हैं। नतीजा क्या होता है दोस्तों कि जब ये इन्फेंट्री बड़ी हो जाती है, मतलब विद्रोह या कह सकते हो कि आक्रमणकारी बड़े हो जाते हैं, मतलब जो अपने इंडियन सोल्जर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज इकट्ठा हो जाते हैं, तो यही एक तरीके के कह सकते हो कि रिवोल्ट क्रिएट कर देता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप देखोगे कि इस रिवोल्ट में क्या करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते हैं, कर्नल फिनिस, उनकी हत्या कर दी जाती है। कर्नल फिनिस की हत्या के बाद आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से ब्रिटिश इंडियन आर्मी पूरी तरीके से हकबका जाती है। हकबका इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि आप देखोगे कि प्लासी के युद्ध के बाद 100 साल के बाद 1857 मतलब 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से 1857 के रिवोल्ट में पूरी कहानी लगभग कह सकते हो कि पूरी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इन द सेंस समझने की कोशिश करी कि पहली बार ऐसा हुआ था कि 100 साल के बाद ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया गया। तो आप देखोगे कि डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या हुई। हत्या होने के बाद देखोगे आप दोस्तों, हालांकि मेरे नोट्स में मेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पे स्लाइड पे मेंशन नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूँ कि 10 मई को रिवोल्ट के बाद क्या होता है, ये जितने भी सिपाही थे, आप देखोगे कि ये 11 मई को दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों उस टाइम क्या था, इसके पीछे की बैकग्राउंड की कहानी अगर मैं बताऊं कि जो उस टाइम के इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनको ये पता था कि अपना देश ब्रिटिशर से पहले मुगलों का गुलाम था और हमारे ऊपर मुगल बादशाह हुआ करते थे। तो मुगल बादशाह की हुकूमत जो होगी, उन्हीं के संरक्षण में हम अपने इस विद्रोह को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखोगे दोस्तों कि 11 मई 1857 को ये दिल्ली जाते हैं। उस टाइम क्या रहता है कि बहादुर शाह रहते हैं, बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह रहते हैं, उनको जो रहते हैं वो मुगल एम्परर रहते हैं, बुजुर्ग हो चुके रहते हैं, लगभग 80 साल, उनकी 75 साल उम्र हो चुकी रहती है। अब समझ लीजिए कि 75 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में उनको ये कमान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने हिस्ट्री में वो पढ़ा है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी, आप देखोगे कि 1757 और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, आप देखोगे कि किस तरीके से अपने मुगलों का अस्तित्व खत्म कर देती है। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो मुगल्स की अथॉरिटी थी ना, शहनशाह हिंदुस्तान की, उसको खत्म कर देती, यानी कह सकते हो कि जो क्राउन पावर रहती है ना मुगलों की, वो पूरी तरीके से हटा दी जाती है। हटाने के बाद आप देखोगे, इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जब बहादुर शाह बनते हैं तो वो अपने आप को वापस एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, अगर लोग हमारे पास आए हैं तो हम इसकी कमान संभालेंगे और लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उनका भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट इससे जुड़ा हुआ था। तो यही कारण था कि मोहम्मद बहादुर शाह जफर के साथ एक बख्त खान उनके लड़के थे। ठीक है, बख्त खान ने इस आर्मी को लीड किया। लीड करने के बाद आप देखोगे कि ये विद्रोह धीरे धीरे स्प्रेड करता चला गया। ठीक है, हालांकि दोस्तों बाद में आप देखोगे कि होता क्या है कि कोर्ट मार्शल जब मंगल पांडे जो रहते हैं ना, मंगल पांडे जब विद्रोह करते हैं, तो आप देखोगे कि उस टाइम के विद्रोह में 85 लोगों का कोर्ट मार्शल जो किया गया था, जिनको मतलब जेल कराई गई थी। तो उस कंटेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो सिपॉयज रहते हैं उनको जाके छुड़ा लेते हैं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कह सकते हो कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स मतलब समझने की कोशिश, रिवोल्टीज जिसको आप बोल सकते हो, फ्रीडम फाइटर दूसरा टर्म यहाँ पे आप मानोगे। क्यों? क्योंकि इस चीज को कहीं ना कहीं अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी लड़ा जा रहा था। तो आप देखोगे दोस्तों की जो रिवोल्टीज थी ना, उन पे दिन संख्या बढ़ती गई। पहली चीज, मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि मंगल पांडे की बहरमपुर की विद्रोह की से धीरे धीरे मेरठ तक की जो पूरी छावनी की थर्ड कैवेलरी की जो विद्रोह हो गई, धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। 45-85 लोगों को जो जेल किया गया, उनको छुड़ा लिया जाता है। हाँ, उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि कर्नल फेनिस की हत्या हुई। अब
बहादुर शाह की कहानी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हम उस कहानी को देखेंगे कि रिवोल्ट का कारण क्या था। इस रिवोल्ट के कारण को अगर दोस्तों आप स्टडी करोगे ना, तो स्टडी को समझते हुए आप दो कॉजेज इसके देखोगे। पहला कॉज क्या है इसका दोस्तों, कि एक इमीडिएट कॉज। दूसरा कॉज क्या है, लॉन्ग टर्म कॉज। इमीडिएट कॉज क्या रहता है दोस्तों, कि आप देखोगे कि सिपाही जो सिपाही रहते हैं उनके ग्रीवेंसेस को लेके यहाँ पे मुद्दा उठता है। दूसरा जो आप देखोगे इनफील्ड राइफल, और तीसरा आप देखोगे रिलीजन इन डेंजर। रिलीजन इन डेंजर के कंटेक्स्ट की यहाँ पे बातें करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे कि ब्रिटिश ने किस तरीके से उस टाइम रिफॉर्म्स लाए थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस तरीके से सती प्रथा पे रोक लगाई। विडो रीमैरिज एक्ट आया, तो विडो रीमैरिज एक्ट और सती प्रथा पे रोक लगाने के बाद आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से इंडियंस के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। इमीडिएट रीजन ये भी था, मतलब इंडियंस को ये लगने लगा कि हमारा धर्म जो है वो खतरे में आ गया है। इनफील्ड राइफल का विद्रोह आपने सुना होगा, मंगल पांडे ने तो इसीलिए विद्रोह किया था ना। मंगल पांडे के विद्रोह करने का कारण क्या था, कि कहीं ना कहीं ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो नई इन्फेंट्री राइफल आई है उसकी जो कार्टिलेज है उसमें क्या है, कि जो कारतूस है, मतलब जो कार्टिलेज है, जो बुलेट का जिसको आप कारतूस कहोगे, उसके ऊपर जो है वो सुअर और गाय की सुअर और गाय के ग्री से, मतलब चमड़ी से उसके ऊपर की कवरिंग की गई है। तो आप देखोगे दोस्तों कि हालांकि ये कहानी सबने सुनी होगी, तो इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं अपने सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। सेंटिमेंट्स हर्ट होने का मतलब समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि गाय हिंदुओं के लिए काफी रिलीजियस माना जाता है और सुअर जो है वो इस्लाम के लिए हराम है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। ठीक है, ये विद्रोह का कारण बना। तो सिपाही के जो ग्रीवेंसेस थे ना, ये हर्ट हुए इनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन से। अब लॉन्ग टर्म के रीजन में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसको हम चार भाग में अगर देखें, तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और सिपाही। पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर यहाँ पे बात करोगे दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना कि 100 साल के बाद ये पहला ऐसा विद्रोह था जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ा गया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने की यहाँ पे अगर बातें करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे कि किस तरीके से क्या होता है कि पॉलिटिकल चेंजेस है। पॉलिटिकल चेंजेस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे कि किस तरीके से एनेक्सेशन ब्रिटिशर्स ने करने लगे। एनेक्सेशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने पढ़ा होगा ना, अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और क्या बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, वेलेस्ली ने साइन करा ली। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दो ऐसी चीजें थी कि कहीं ना कहीं कह सकते हो कि अपने जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है ना, उनकी पावर को खत्म कर दिया। मतलब समझिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अगर कोई गोद लिया बेटा बनेगा राजा, तो क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आप देखोगे कि किस तरीके से झांसी की रानी की जो है क्या करते थे कि उनका तो गोद लिया हुआ था पुत्र गंगाधर राव, क्या करते हैं कि जब वो बैठाने लगते हैं गद्दी पे, तो ब्रिटिश इसका विरोध करने लगते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा पुत्र ही, मतलब रियल ब्लड रिलेशन ही राजा बनेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो थे ये इसमें इंटरफेरेंस करने लगे। उसके बाद सोशल चेंजेस में मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिश ने जो रिफॉर्म्स लाने शुरुआत की, कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म्स जैसे विडो रीमैरिज एक्ट हो गया। इवन आप देखोगे दोस्तों कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस होने लगती है। क्रिश्चियनिटी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज धीरे धीरे इन्फ्लुएंस इंडिया में करने लगता है, मतलब क्रिश्चियनिटीज का धर्म प्रसार होने लगता है। इवन आप देखोगे दोस्तों कि सोशल कंडीशन को अगर आप देखोगे ना, तो व्हाइट्स की जो कंडीशन थी ना इन कंपैरिजन इंडियंस में, वो काफी हद तक बेहतर थी। इन द सेंस आप समझने की कोशिश करिए कि सोशल इकोनॉमी के अंतर को अगर आप देखोगे ना, तो व्हाइट्स जो थे वो कह सकते हो कि काफी ज्यादा प्रिविलेज पाते थे इन कंपैरिजन इंडियंस। तो ये सोशल का अंतर हो गया। इकोनॉमी की कंडीशंस को आप देखोगे, आपने रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना कि किस तरीके से रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम जो होता है कि इसके कंटेक्स में इकोनॉमी को ब्रिटिश आर्मी ने पूरी तरीके से ड्रेन कर दिया था। इवन आप देखोगे दोस्तों कि किस तरीके से जो अपने कह सकते हो कि ब्रिटिश हैंडी, मतलब जो अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे ना, वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आप इसको इकोनॉमी से ये भी रिलेट कर सकते हो। इवन आप देखोगे सिपॉइज की जो कंडीशन थी ना, वो कह सकते हो इंडियन सिपॉइज की जो कंडीशन थी ना, वो ब्रिटिश सिपॉइज के कंपैरिजन में काफी हद तक डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ब्रिटिश जो इंडियन सिपॉइज थे उनको हायर रैंक नहीं दिया जाता था। हायर रैंक न देने के साथ साथ आप देखोगे इनकी सैलरी जो थी वो ब्रिटिश सिपॉइज के मुकाबले 1/3 लगभग हुआ करती थी। तो इवन आप देखोगे दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हो कि डिफरेंस क्रिएट कर दिया था, जिसके कारण क्या था कि ये रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, ये समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप समझने की कोशिश करिए कि यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हो, तो यूपीपीसीएस का जब पेपर दे रहे हो ना दोस्तों, तो कभी भी याद रखना, अगर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है ना कि ये उत्तर प्रदेश का क्या रोल था, कह सकते हो कि इंडियन फ्रीडम के स्ट्रगल में, तो उत्तर प्रदेश के इंडियन फ्रीडम के स्ट्रगल के रोल में अगर आप चाहो ना, तो इस चीज को, इस स्लाइड को आप चाहो तो लिख सकते हो। आपको क्या है कि बेहतर बेनिफिट मिलेगा। बेहतर बेनिफिट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। आप देखोगे दोस्तों कि ये जो लड़ाई थी, मतलब जो विद्रोह था, ये मेरठ से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से आप देखोगे मतलब मेरठ पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, कानपुर पहुंचा, झांसी पहुंचा, ये सारे स्टेट्स, बरेली पहुंचा,
आरा तो खैर बिहार में हो गया, ये सारे स्टेट्स अपने उत्तर प्रदेश के हैं। तो इवन आप देखोगे दोस्तों, जस्ट अ मिनट फ्रेंड, पहले मैं अपने आप को प्रीव्यू क्लोज करूं तब आप ये पूरा दिखेगा। आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है कि 4 जून 1857 को ये विद्रोह था। अब हर स्टेट से अपनी कोई ना कोई कमान संभाल रहा था, ठीक है। आप देखोगे कि लखनऊ से क्या था कि बेगम हजरत महल ने, ये कई बार दोस्तों जो है पीसीएस के प्री में क्वेश्चंस बन चुके हैं कि हजरत महल ने कमान संभाली थी, ठीक है। इवन आप देखोगे कानपुर में नाना साहब और तात्या तोपे ने कमान संभाली थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली थी। इवन आप देखोगे कि पंजाब से कंवर सिंह ने कमान संभाली थी, बरेली से खान बहादुर खान ने कमान संभाली थी, और इवन आप देखोगे कि पंजाब से नौशेरा और मोती मर्दान ने कमान संभाली थी। इवन पटना से आप देखोगे मौलवी पीर अली ने कमान संभाली थी। तो ये आप देखोगे दोस्तों, ये जो टर्म्स है ना, मतलब ये जो नाम है ना, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो अपने यूपी स्टेट से रिलेटेड है ना, इनको आप चाहो तो दोस्तों नोट डाउन कर लेना। जब इवन कहीं भी आप ऐसे क्वेश्चंस को लिख रहे हो जहां पे मान के चलिए कि यूपी स्टेट्स की बातें आ जाए, यूपी पीसीएस की बात आएगी कि क्या यूपी का उसमें रोल डाउन था, तो आप इस चीज को जरूर लिखना। इवन आप कोशिश करना दोस्तों कि मैप बनाने के साथ साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स को लोकेट करिए, और लोकेट करने के साथ साथ लखनऊ को, कानपुर को, झांसी को, बरेली को, ये 4-5 स्टेट्स को जो अपने यूपी के हैं इसको आप दिखा दीजिए। दिखाने से क्या होगा कि परफेक्ट इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए, मैंने आपको बता दिया कि स्प्रीडिंग ऑफ रिवोल्ट कहां था, कहां से कैसे कैसे पहुंचा, कौन कौन उसकी कमान संभाल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे वाली स्लाइड को देखते हैं। अब क्या है दोस्तों कि इस जो घटना हुई, जो 1857 की क्रांति हुई, इसका क्या कह सकते हो कि ब्रिटिश मतलब इंडियन हिस्ट्री में क्या इसका इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया ना, क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया कि एनालाइज करिए कि 1857 का जो रिवोल्ट था, ये क्या इंडियन हिस्ट्री पे इसका इंपैक्ट पड़ा है। तो आप देखोगे दोस्तों कि ये कह सकते हो कि इसके सिग्निफिकेंस की अगर बातें करोगे तो ये इंडियन लैंडमार्क में, मतलब इंडियन हिस्ट्री में एक ग्लोरियस लैंडमार्क है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये इट्स काफी टाइम बाद हिंदू मुस्लिम की यूनिटी आपने देखी थी। मैंने आपको बताया ना कि हिंदू मुस्लिम उस टाइम क्या था कि मौलवी पीर अली पटना से कमान संभाल रहे थे। इवन आप देखोगे कि झांसी की रानी ब्राह्मण थी, वो लखनऊ झांसी से कमान संभाल रही थी। इवन आप देखोगे कि कई सारे राजपूत कमान संभाल रहे थे। मतलब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था जहां हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी प्रॉपर बनी हुई थी, जिसके कंटेक्स्ट में क्या है कि आप देखोगे कि जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था ना, वो टुवर्ड्स पनप रहा था। पनपना इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि ये पहला सेटबैक था जो प्लासी के बाद दिया गया। इवन आप देखोगे कि ये क्या हुआ कि जो अपनी इंडियन लोग थे उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे आप देखोगे कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट पे उतर आए। पहले क्या था कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर जो थे आपसी लड़ाई की साठगांठ में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना के क्या करते हैं कि हमको लड़वा के राज करते हैं। इवन आप देखोगे कि इट्स अ फर्स्ट टाइम व्हेन सम प्रिंसली स्टेट्स फेवर्स फॉर इंडियन, मतलब सम प्रिंसली स्टेट्स ने प्रॉपर पार्टिसिपेट किया। और क्या किया, कुछ प्रिंसली स्टेट्स, इतना याद रखना दोस्तों, सब ने अगर किया होता ना तो कहानी कुछ और होती। मतलब अभी खैर आगे स्लाइड में आएगा, मैं बताऊंगा कि प्रिंसली स्टेट्स में, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इवन आप देखोगे ये सिग्निफिकेंस ऐसा माना जाता था कि अगर यूं समझने की कोशिश करिए कि अगर ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाता ना तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से खत्म हो जाता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक कंसेप्ट है इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। ऐसी क्या बातें हैं दोस्तों, यहां पे ये माना जाता है कि जो रिवोल्ट था 1857 का, इसको कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ म्यूटनी, और कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टाइप ऑफ म्यूटनी, मतलब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस के कोटेशंस हैं। कुछ हिस्टोरियंस के कोटेशंस को अगर आप यूज करोगे ना दोस्तों, तो इससे एक अच्छा आंसर पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं अपने आप को यहाँ पे हटाता हूँ स्क्रीन से ताकि क्लियर आप समझ पाओ। आप चाहो दोस्तों तो इसमें से 4-5 ऐसी चीजें हैं ना जो आप समझने की अगर कोशिश करो तो बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे आप मतलब फ्रेम कर सकते हो। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि वीडी सावरकर अपने इंडियन हिस्टोरियन है, इनका ये मानना था कि ये पहला जो था वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी 1857 की। मतलब आप देखोगे कि 1857 को वीडी सावरकर का ये मानना था कि ये पहली अपनी स्वतंत्रता की अधीनता की लड़ाई थी, ठीक है। इवन आप देखोगे कि अपने एक हिस्टोरियन और हैं आरसी मजूमदार, इनका ये मानना था इट्स नॉट फर्स्ट और नेशनल वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब ये था कि इनका ये मानना था कि ये पहला और मतलब कह सकते हो कि नेशनल वॉर इंडिपेंडेंस नहीं था। मतलब दोनों की मिथ अलग अलग हुआ करते थे। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, जो हिस्टोरियंस थे ना, ये हिस्टोरियंस के थॉट्स को आंसर में जरूर लिखना। लिखने से क्या होता है ना कि एक इंप्रेशन पड़ता है। इवन अपने इंडियन के हो गए, इसके बाद आप कुछ ब्रिटिश को भी देखोगे। ब्रिटिश को इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, सर जॉन लॉरेंस एंड सीली का ये मानना था कि ये ओवर पैट्रियोटिक था और सेल्फिश था। सेल्फिश इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि हर इंसान अपने अपने दायित्व के लिए लड़ रहा था। इवन आप देखोगे कि झांसी की रानी के साथ गलत हुआ, इसलिए झांसी की रानी आवाज उठाई। इवन आप देखोगे दोस्तों कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने फेवर किया, कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने फेवर नहीं किया। मतलब समझने की कोशिश करिए कि
कहते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं है पर मैं बताता हूँ कि ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कैनिंग ने अगर पार्टिसिपेट किया होता ना, तो मतलब लॉर्ड कैनिंग का ये मानना था कि अगर सिंधिया ने, मराठा के सिंधिया परिवार ने अगर पार्टिसिपेट किया होता ना, तो शायद अगले ही दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस जाना पड़ता। ये लॉर्ड कैनिंग का कहना था, ठीक है। तो ये सारे हिस्टोरियंस के थॉट्स थे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है सुरेंद्रनाथ सेन का ये थॉट है कि इट वाज वॉर विच स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन बट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो था वॉर, ये पहले इंडिपेंडेंस के लिए, पहले अपने रिलीजन को बचाने के लिए था। क्यों रिलीजन को बचाने के लिए था? कि आप देखोगे कि किस तरीके से जो हिंदू और मुसलमान के सेंटिमेंट्स थे कार्टिलेज को लेके, उस पे बातें उठी थी। बाद में ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट लिया, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखो कि हिंदू में किस तरीके से हमारे रिलीजन को छेड़छाड़ किया जा रहा था। आप देखोगे ना कि किस तरीके से क्या हो रहा था, छेड़छाड़ के साथ साथ कि विडोरी मैरिज एक्ट लाया गया, इवन सोशल रिफॉर्म्स किए गए, जो अपने उस समय के ऑर्थोडॉक्स दकियानूसी ख्यालात थे उसके लिए काफी, मतलब कह सकते हो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हम तो पूरी तरीके से एकदम दकियानूसी थे ना। इवन आप मुस्लिम में भी देखोगे कि मुस्लिम के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। मुस्लिम के सेंटिमेंट्स को किस तरीके से हर्ट किया गया आप देखोगे कि किस तरीके से जो अपने मुस्लिम्स हुआ करते थे, मुस्लिम भाई हुआ करते थे, उनके साथ क्या किया जाता था कि समझने की कोशिश करिए। जो मुगल एम्परर थे ना, मुगल एम्परर की पूरी चीजों को छीन लिया गया। मतलब उनके जो शहनशाही हिंदुस्तान का जो टैग था उसको छीन लिए। शहनशाही हिंदुस्तान के टैग को छीनने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि इनके जो मुस्लिम जो मॉस्क थे ना, उसको धीरे धीरे, मतलब कह सकते हो कि वो करने लगे, प्रचार प्रसार इस कदर करने लगे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने का इन द सेंस यहाँ पे ये बातें थी कि कुछ काम ऐसे थे जो अपने सेंटिमेंट्स के प्रॉपर खिलाफ हुआ करते थे। मतलब समझने की कोशिश करो, और भी एक दो एक्सप्लेनेशन को मैं समझाने की अगर कोशिश करूं, तो जो यहाँ पे कुछ बातें नहीं वो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है दोस्तों, की बर्मा की लड़ाई जब होती है ना, बर्मा से लड़ाई को नदी पार करके जाना पड़ता, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडियंस को कुदा देते थे लड़ाई में। तो उस टाइम क्या सेंटीमेंट था दोस्तों, कि ये माना जाता था अपने हिंदू सेंटीमेंट में कि अगर हम नदी पार करके जाएंगे तो हमारा धर्म अशुद्ध हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट था अपने रिलीजन को लेके। बाद में आप देखोगे किसका फायदा उठा के क्या होता है कि इसको विद्रोह में बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर तो अब दोस्तों यहाँ पे अंतिम में हम अपने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, इसके फेलियर्स को देखेंगे। अभी तक हमने पूरे बैकग्राउंड को समझ लिया, पूरी कहानी को समझ लिया, इवन हिस्टोरियंस का क्या मानना है वो भी हमने समझ लिया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्यों ये फेल हो गया। इवन आप देखोगे कि इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी हिम्मत जो हुई इंडियंस के बीच में, कि इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा गया, क्यों वो फेल हो गया। ठीक है, तो इसकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या था, कुछ यहाँ पे कारण दिए हुए हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ प्लानिंग, मतलब क्या था दोस्तों, ये एक तरीके का इमीडिएट रिस्पांस था। इमीडिएट रिस्पांस इन द सेंस समझने की कोशिश करें कि इट्स नॉट अ प्लानिंग। जिस तरीके से अंग्रेज प्लानिंग करते थे, मास्टरमाइंड गेम खेलते थे, उस तरीके से राज करते थे, इंडियंस ने ऐसा नहीं किया। कोई प्लानिंग नहीं थी, सोची समझी कोई चाल नहीं थी, साजिश नहीं थी, बस आग बबूला हुए, गुस्सा फूटा, पूरी तरीके से रिवोल्ट हो गया। ठीक है, इवन आप देखोगे कि इस लड़ाई में क्या होता है कि फुल एजुकेटेड क्लास जो थे इंडियंस, उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। आप चाहो तो इस चीज को पूरी तरीके से लिख सकते हो कि इट्स अ टोटली गेम ऑफ योर इंटरेस्ट। मतलब क्या था कि टोटली गेम, ये जो था रिवोल्ट, ये टोटली इंटरेस्ट के लिए था। बहादुर शाह अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रही थी। इवन आप देखोगे कि जो सिपाही थे वो अपने रिलीजन सेंटिमेंट्स के लिए लड़ रहे थे। मतलब ये जरूर आप इसका सिग्निफिकेंस बना सकते हो या लिख सकते हो या कह सकते हो कि ये जो यूनिटी हुई, ये नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं इंडिया को एक छतरी के नीचे हिंदू और मुसलमान को लेकर जरूर आई। लेकिन आप इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि एजुकेटेड क्लास का सपोर्ट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं सब अपने इंटरेस्ट के लिए थे। इवन आप देखोगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि पूरे प्रिंसली स्टेट्स ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे दोस्तों मैंने मेंशन नहीं किया है, पर एक हिस्टोरियन, मतलब लॉर्ड कैनिंग का ये मानना था कि अगर मराठा के सिंधिया परिवार ने सपोर्ट किया होता ना रिवोल्टी, मतलब रिवोल्ट करने वालों का, या उन्होंने भी रिवोल्ट किया होता ना, तो शायद ब्रिटिश को अगले ही दिन कपड़े, मतलब सामान बांध के वापस चले जाना पड़ता। समझ लीजिए, तो ये मतलब समझ लीजिए कि सिंधिया ने, अच्छा इवन कहते हैं दोस्तों, हिस्ट्री में भी ये कहीं ना कहीं लिखा भी है और मैंने भी पढ़ा है कि रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद सिंधिया परिवार ने ब्राह्मण भोजन किया था। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सबके अपने अपने पर्सनल सेंटिमेंट्स थे। अब आप समझिए कि इट्स अ टाइप ऑफ, मतलब पहली इसको क्रांति मानोगे या कह सकते हो पर्सनल इंटरेस्ट मानोगे, तो कहीं ना कहीं यूरोपियन जो थे और इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। अब उस टाइम के जो जमींदार थे वो लॉयल थे किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इंडियंस जो थे, मतलब थे इंडियंस, लेकिन लॉयल किसके लिए थे, उनके लिए थे, उसके लिए ब्रिटिश के लिए थे।
इवन आप देखोगे दोस्तों कि ये जो विद्रोह था ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही रह गया। हाँ, और ये देश में फैल ही नहीं पाया, कुछ हद तक पंजाब तक गया था। इवन आप देखोगे नीचे की साउथ की तरफ, दक्कन की तरफ तो गया ही नहीं। इवन आप देखोगे दोस्तों कि अपने ही इंडियन सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी का फेवर किए थे अपने ही इंडियंस को दबाने के लिए। गुरखा रेजिमेंट जो कि नेपाल की रेजिमेंट है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी अपने ही भाइयों को दबाने के लिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि क्या क्या इसके कारण है फेलियर के। ठीक है, तो पूरे कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझ गए, पूरे बैकग्राउंड को हम समझ गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।